डियर स्टूडेंट, लेबर लॉ जो कि LLB पार्ट 2 और प्री 4 में पढ़ना है, उसका सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पढ़े थे। हम लोग लेबर लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़े थे। लेबर लॉ क्यों नेसेसरी है, लेबर लॉ में जो भी हमें 5 एक्ट पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सब के बारे में शॉर्ट में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 जो कि डिफिनीशन क्लॉज है, उसमें डिफरेंट डिफिनीशन दिए गए हैं। एडल्ट, चाइल्ड, एडोलिसेंट, वर्कर, एम्प्लॉयर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इंस्पेक्टर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस एक्ट में क्लेम जो है मिनिमम वेजेस के अंतर्गत कैसे किया जाता है, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 2 मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत डिफिनीशन क्लॉज में हमें 2A में एडोलिसेंट के बारे में पढ़ना है। एडोलिसेंट के अंतर्गत क्या आता है? एडोलिसेंट वह व्यक्ति है जो एबव 14 है और 18 एज पूरा न किया। उसी प्रकार 2AA में एडल्ट वर्ड को डिफाइन किया गया है। एडल्ट का अर्थ है वयस्क, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया। फिर 2BB में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। चाइल्ड ऐसा व्यक्ति है जो कि बिलो 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति है। इसी प्रकार 2E में एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। 2H में वेजेस को डिफाइन किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। इसके अलावा एक्ट में टोटल 31 सेक्शंस है और एक शेड्यूल दिया गया है जो कि 2 भागों में है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमें पढ़ना है, जिसका हम डिस्कस करेंगे, वो है सेक्शन 3 फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज, सेक्शन 4 मिनिमम रेट ऑफ वेजेज, सेक्शन 7 एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 8 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 9 कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज, सेक्शन 14 ओवर टाइम, सेक्शन 19 इंस्पेक्टर, सेक्शन 20 मिनिमम वेजेस एक्ट। तो हमें मेनली इन सेक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, जिनमें हमें जानना है कि इंस्पेक्टर एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, उसके क्या रोल है, उसके क्या क्या पावर है, वह किस प्रकार कार्य करता है, एडवाइजरी बोर्ड क्यों बनाई जाती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम है, और यदि कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है, उसे मिनिमम वेजेस से कम पे किया गया है, तो उसके लिए क्लेम किस प्रकार सेक्शन 20 के अंतर्गत कर सकता है। और इस एक्ट के द्वारा अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, वह किस प्रकार अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी,
कौन सा व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकता है, इसके प्रोसीड्योर हियरिंग के बारे में क्या है, पेनल्टी फॉर मेलिशियस और वेक्सस क्लेम्स के संबंध में भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है, और जो अमाउंट रिकवर करना है उसके बारे में भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत जिन्हें भी जो पावर दिया गया है उन्हें सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां उन्हें प्राप्त होती है। आपको एक्ट के बारे में डिटेल बताने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लेबर लॉ के संबंध में जो दिया गया है उसके बारे में बता दें। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, उसमें सामाजिक न्याय संबंधी तत्व का विशेष उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 38 में सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार आर्टिकल 39 में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में डिटेल प्रोविज़न दिया गया है, जो कि गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। सोशल सेफ्टी के लिए भी प्रोविज़न आर्टिकल 41, 42, 43, 43A इन सब में दिया गया है। इसी प्रकार सोशल वेलफेयर के प्रोविज़न को भी आर्टिकल 44, 39A इनमें दिया गया है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत इंडिया में क्या स्टैंडर्ड इसके थ्योरी है, इसे आपको बता दें। भारत में श्रम नीति क्या है, लेबर पॉलिसी इन इंडिया के मेन प्रोविज़न, मुख्य बातों को आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने का प्रावधान करता है। तो भारत में जो श्रम नीति है उसके जो प्रमुख तत्व हैं उनमें है सबसे पहला कि राज्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार यदि न्याय नहीं दिया जाता है, वैसे स्थिति में जो एग्रीव्ड पार्टी है या जो एग्रीव्ड ग्रुप है वह अपनी बातों को उठा सकता है, इसके लिए सरकार को छूट देनी है। तीसरा, म्यूचुअल सेटलमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग और वॉलेंटरी आर्बिट्रेशंस, इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझौता के द्वारा विवाद कम हो, सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा श्रमिक वर्ग अपनी मांगों को अच्छे ढंग से रख सके और उसे मनवा सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। इसी प्रकार वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन के द्वारा स्टेट का यह ड्यूटी है और उसका लायबिलिटी भी है कि वह विवाद को न उत्पन्न होने दे और उत्पन्न होने की स्थिति में वह आर्बिट्रेशन के द्वारा उसे सॉल्व करे। इसी प्रकार जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उसे न्याय दिलाने में राज्य आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाए। औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना भी। तो इस प्रकार भारत में श्रम नीति की ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
भारत में नियोजकों और नियोजितों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन को बढ़ाना भी श्रम नीति का उद्देश्य है। इसके अलावा फेयर वेजेस के स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना भी भारत के श्रम नीति के अंतर्गत ही आता है। देश में उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी श्रम नीति का ही भाग है। इसके लिए एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन का भी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है और वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करना तथा ट्राइलेटरल सलाह मशविरा के द्वारा भी श्रम नीति को आगे बढ़ाना यह भी सरकार का ही कर्तव्य है। इसी प्रकार 2C में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के बारे में बताया गया है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसके नियुक्ति के संबंध में गजट में उचित प्रकाशन किया गया हो और वह व्यक्ति नियुक्त किए गए कर्मचारी के द्वारा निर्वाह व्यय सूचकांक बनाने के लिए सक्षम हो। इसी प्रकार 2D में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अर्थात निर्वाह व्यय सूचकांक को भी डिफाइन किया गया है। तो जब कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के द्वारा लेबर के जो कि एक्ट के पार्ट 1 में नॉन एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में डिटेल डिफाइन किया गया है कि मिनिमम वेजेस के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। इसी प्रकार पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और खेती से संबंधित या उसके अन्य काम को भी शेड्यूल्ड किया गया है जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत कवर करता है। इसी प्रकार नियोजक एम्प्लॉयर को 2E में डिफाइन किया गया है। तो एम्प्लॉयर कौन है? जो किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियुक्त करता है और सेवा की शर्तों के अनुसार या सेवा करने के बाद वह मजदूरी पाने का अधिकारी हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति जिसने नियुक्त किया है वो एम्प्लॉयर हो गया अर्थात नियोजक हो गया। इसी प्रकार 2H में वेजेस अर्थात मजदूरी को परिभाषित किया गया है। मजदूरी के अंतर्गत जो भी अधिनियम में शेड्यूल्ड टाइप के वर्क्स हैं उनमें जो कर्मचारी या व्यक्ति काम करते हैं उनके द्वारा काम के बाद जो मजदूरी पाने का अधिकार हो जाता है वह जो है वेजेस कहलाता है। इसी प्रकार लोकल अथॉरिटी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इसको भी मिनिमम वेजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है। इस प्रकार हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में डिटेल जाने। अब हम लोग बेसिक फीचर ऑफ द लेबर लॉ के बारे में पढ़े।
उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में आपको बताया, कौन कौन सेक्शन किन किन बातों को डील करता है और हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ने हैं, किसका क्या रोल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दूसरा क्लास है जिसमें डिफिनीशन क्लॉज और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस और अदर प्रोविजंस के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट क्लास में मिनिमम वेजेस, उसमें हम लोग एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कमेटी का कैसे गठन किया जाता है, इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत क्लेम जो है किस सेक्शन में फाइल होगा, उसका प्रोसीजियर क्या होगा, इन सब बातों के हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।